कृष्णचंद गांधी सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा आयोजित की जा रही इन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत। हमने कक्षा सप्तम हिंदी के प्रथम और द्वितीय पाठ को पढ़ लिया। आज हम तृतीय पाठ हिमालय की बेटियां को पढ़ेंगे। आप अपनी पुस्तक सामने रख लेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। संभ्रांत का मतलब होता है सभ्य। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगिमा, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ से भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब मैं जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर ये शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता हो। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखाई क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है, जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा हो। उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ
वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कालिदास की बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन स्वरूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ियों, घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस गतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, जय सतलज बहन तुम्हारी लीला अचरज, बहन तुम्हारी हुआ मुदित मन हटा खुमारी। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नट के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। पाठ के लेखक नागार्जुन। ठीक है, इस प्रकार से ये पाठ पूर्ण हुआ। आप सभी इस पाठ को सुनेंगे और अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे। धन्यवाद।